मुझे हर हाल में वो अग्नि पुष्प लाना ही होगा। कुछ ही देर में वो झील के किनारे पहुंच गया। झील की सतह पर लाल रोशनी झिलमिला रही थी। सामने एक चट्टान पर चमकता हुआ अग्नि पुष्प लहरा रहा था। लेकिन जैसे ही विजय ने उसे तोड़ने के लिए कदम बढ़ाया, तभी झील से एक भयंकर आकृति वाला जल राक्षस सामने आ गया। ये अग्नि पुष्प सिर्फ मेरे राज्य और सिर्फ मेरी झील में उगता है। कोई इसे ऐसे नहीं ले सकता। अगर तुम इसे चाहते हो तो पहले मुझसे युद्ध करके दिखाओ। मैं ये पुष्प लेकर ही जाऊंगा। मुझे इसकी जरूरत है। मैं हार नहीं मानूंगा। जल राक्षस ने झील का पानी घुमाकर एक बड़ा भवंडर बना दिया, जिससे तेज लहरें उठने लगीं और अपने लंबे नुकीले हाथों से विजय पर वार करने लगा। किशन अपनी कुल्हाड़ी लेकर दरवाजे की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसकी पत्नी सीता उसे आवाज लगाती हुई बोली, कहाँ जा रहे हो? जंगल में लकड़ी काटने जा रहा हूँ। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आज अचानक जंगल घूमने का मन कैसे कर गया? कई दिनों से जंगल देखने का मन कर रहा था, पर समय ही नहीं मिला। सोचा जब तुम जा ही रहे हो तो मैं भी साथ चलूं। तुम लकड़ियां काटते रहना, मैं किसी तालाब के किनारे बैठकर जंगल का दृश्य देखूंगी। ठीक है, चलो। कुछ ही देर में दोनों जंगल के अंदर पहुंच गए। चारों ओर घना जंगल था। किशन और सीता एक तालाब के पास पहुंच गए। तभी सीता की नजर वहां बैठी एक सुंदर लड़की पर पड़ी। इस घनी जंगल में ये लड़की कौन है? पता नहीं, मैंने तो पहले कभी यहाँ नहीं देखा। चलो इसी से पूछते हैं। सीता और किशन उस लड़की के पास चले गए और बोले, सुनो, तुम कौन हो? यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मैं खुद नहीं जानती कि मैं यहाँ कैसे आई। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा नाम कनकवती है। लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो? इसे अकेले छोड़ देंगे तो इसका क्या होगा? अगर किसी जंगली जानवर की नजर पड़ी या किसी निर्दय आदमी ने इसे देख लिया तो? किशन गहरी सोच में पड़ गया और बोला, बेटी, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? यहाँ जंगल में रहोगी तो खतरा हो सकता है। किशन और सीता उसे अपने घर ले गए। अगले दिन किशन का पड़ोसी बिरजू उसके घर आ पहुंचा। कनकवती को देखकर वो चौंक पड़ा और बोला, ये लड़की कौन है किशन? किशन और राधा एक दूसरे को देखने लगे। ये हमारी दूर की रिश्तेदार है। कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, इसीलिए इसे हमारे पास भेज दिया है। पर दिखने में ये तो बिल्कुल स्वस्थ लग रही है। बिरजू, इसको एक विचित्र बीमारी हो गई है। ये कुछ महीने पहले जंगल में घूमने आई थी। वहां इसके सिर पर चोट लग गई। तभी से इसने अपनी याददाश्त खो दी है। बिरजू वहां से चला गया और गांव में ये बात फैल गई कि किशन के घर उसकी दूर की रिश्तेदार कोई सुंदर लड़की आई है। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। एक रात जब किशन और सीता गहरी नींद में सोए हुए थे, अचानक कनकवती की आंखें खुल गईं। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गईं और उसका चेहरा अजीब होने लगा। किशन और सीता की नींद खुल गई और जैसे ही उन्होंने कनकवती को देखा तो उनके होश उड़ गए। ये कनकवती को क्या हो रहा है? लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कोई आम लड़की नहीं है। तभी बाहर तेज आंधी चलने लगी। घर का दरवाजा जोर से खुल गया। किशन और सीता की चीखें गूंजने लगी। पड़ोसी चीखों की आवाज सुनकर बाहर निकल आए और तेजी से दौड़ते हुए किशन के घर आ पहुंचे। मगर सामने का दृश्य देखकर सबकी दहशत से आंखें फटी की फटी रह गईं। कनकवती बेहोश हुई पड़ी थी। किशन और सीता की लाशें फर्श पर पड़ी थीं। उनकी हालत देखकर लग रहा था कि किसी जंगली जानवर ने उन्हें नोच डाला हो। ये क्या हुआ? देखो, कनकवती के होठों पर खून लगा है। तभी कनकवती को होश आ गया। अपने सामने किशन और सीता की लाशें देखकर वो डर से कांपने लगी। बिरजू कनकवती की ओर देखकर बोला, किशन और सीता को किसने मारा? मुझे कुछ नहीं पता। झूठ मत बोलो। चीखों की आवाज गूंज रही थी और तुमने कुछ नहीं सुना। मेरी बात का विश्वास करो, मुझे सच में कुछ याद नहीं। बिरजू दहशत भरी नजरों से किशन और सीता की लाशों को देखने लगा। अगले दिन किशन और सीता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बिरजू गांव के जमींदार के पास पहुंचकर बोला, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि किशन और सीता की हत्या कनकवती ने की है। ये क्या कह रहे हो? मैंने उसके होठों पर खून देखा था और लाशों की हालत भी वैसी ही थी जैसे किसी ने खून पिया हो। लेकिन मैंने कनकवती को अपना शक
जाहिर नहीं होने दिया। अगर ऐसा है तो हमें महाराज को खबर देनी होगी। बिरजू और मुखिया चिंतित नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। गांव में भय फैलने लगा। इधर राजा विक्रमादित्य बगीचे में टहल रहे थे। तभी मंत्री श्यामनाथ वहां आ पहुंचे। महाराज, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी मंत्री? महाराज, आप तो जानते हैं कि मगध साम्राज्य हमारे हरियालीपुर नगर से कहीं अधिक विशाल और शक्तिशाली है। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए खुशी की बात कैसे है? महाराज, मगध साम्राज्य की राजकुमारी अंबिका आपके पुत्र राजकुमार विजय को पसंद करती हैं और उनसे विवाह करना चाहती हैं। उनके पिता राजा भरत सिंह ने उन्हें अपना जीवन साथी चुनने की पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। यदि राजकुमारी अंबिका का विवाह विजय से संपन्न हो जाता है तो हमारे राज्य की शक्ति और विस्तार दोनों बढ़ जाएंगे। यही तो आपके लिए खुशखबरी है महाराज। और हाँ, राजकुमारी अंबिका इस समय जंगल में ठहरी हुई है और राजकुमार विजय से मिलना चाहती है। मैं अभी वहीं से लौट कर आ रहा हूं। जंगल में राजकुमारी को हमारे महल में ठहराने में क्या समस्या थी? महाराज, मैंने उन्हें आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो आपके महल में तभी प्रवेश करेंगी जब वो आपकी पुत्र वधू बनकर आएंगी। राजा विक्रमादित्य ये सुनकर प्रभावित होकर मुस्कुराने लगे। तभी राजकुमार विजय वहां आ पहुंचे। पिताजी, आपके चेहरे पर यह विशेष मुस्कान क्यों है? कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है क्या? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। तुम्हारे विवाह की चर्चा हो रही है। मंत्री श्यामनाथ तुम्हें जंगल ले जाएंगे जहां राजकुमारी अंबिका ठहरी हुई है। वो तुमसे मिलना चाहती हैं। और अगर वो मुझे पसंद नहीं आई तो? मुझे पूरा विश्वास है कि वह तुम्हें पसंद आएंगी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक प्रसिद्ध है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उनसे बेहतर और कोई राजकुमारी मिलेगी। कुछ देर बाद राजकुमार विजय मंत्री श्यामनाथ के साथ जंगल में पहुंच गए। वहां कुछ शिविर बने हुए थे और कुछ सैनिक पहरा दे रहे थे। मंत्री श्यामनाथ ने एक कक्ष में विजय को भेज दिया और स्वयं बाहर खड़े रहे। अंदर एक सुंदर युवती बैठी हुई थी। राजकुमार विजय उस युवती को गौर से देख रहे थे। मेरा नाम राजकुमारी अंबिका है। हाँ, मुझे पता है, पिताजी ने मुझे बताया था। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं अक्सर शिकार के लिए जंगल में आती हूँ और इस बार भी शिकार के लिए आई हूँ। मैं 3 दिन तक यहीं ठहरूंगी। तुम सोच विचार कर मुझे जवाब देना। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अगर तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करोगे तो मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होने दूंगी। राजकुमार विजय मुस्कुराते हुए शिविर से बाहर निकल गए। बाहर मंत्री श्यामनाथ खड़े थे। क्या तुम्हें राजकुमारी अंबिका पसंद आई? वो सुंदर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मंत्री जी, आप जानते हैं कि मैं इतनी जल्दी विवाह नहीं करना चाहता हूँ। मैं विवाह उसी लड़की से करूंगा जिससे मेरा मन राजी होगा। मंत्री श्यामनाथ का चेहरा गंभीर हो गया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दोनों वापस महल की ओर चल दिए। राजकुमार विजय दरबार में पहुंचे, जहां राजा विक्रमादित्य पहले से मौजूद थे। राजकुमार विजय अपने पिता से कुछ कहने ही वाले थे, तभी अचानक हरियालीपुर गांव का मुखिया और बिरजू दरबार में प्रवेश कर गए। महाराज, हमारे गांव में एक भयंकर घटना घटित हुई है। क्या हुआ? महाराज, कल रात हमारे गांव के निवासी सीता और किशन की बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी गई। हमारे राज्य में हत्या? ये घिनौना कृत्य करने की हिम्मत किसने की? महाराज, हम सबको विश्वास है कि ये किसी इंसान का काम नहीं, बल्कि किसी पिशाचिनी का किया हुआ है। महाराज, कुछ समय पहले सीता और किशन की दूर की रिश्तेदार कनकवती उनके घर पर आई थी। वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। जब हत्या हुई तो सबसे पहले बिरजू वहां पहुंचा। उसने देखा कि सीता और किशन मृत पड़े थे। उनके शरीर में खून लगा था और कनकवती बेहोश थी। गांव वालों को शक है कि सीता और किशन की हत्या कनकवती ने की है, और गांव वालों को ये भी शक है कि कनकवती एक पिशाचिनी है। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि वह पिशाचिनी है? जब कनकवती को होश आया तो मैंने उससे पूछा कि ये किसने किया, लेकिन उसने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं है। ये कैसे संभव है? यदि हत्या के समय वहां चीखें सुनी गई थी तो कनकवती ने क्यों नहीं सुनी? महाराज, कनकवती को कुछ याद नहीं रहता, उसे सिर्फ अपना नाम याद है। तुम सब एक स्त्री को पिशाचिनी कैसे कह सकते हो? वो भी वो स्त्री जो अपनी याददाश्त खो चुकी है।
उस पर ऐसा गंभीर आरोप लगाना शर्म की बात है। राजकुमार विजय, तुम्हें हमारी प्रजा से इस तरह बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं माफी चाहता हूं पिताश्री, पर मैं स्वयं इस मामले की जांच करना चाहता हूं। मैं नहीं मानता कि वो स्त्री एक पिशाचिनी हो सकती है। ठीक है, यदि तुम स्वयं जांच करना चाहते हो तो करो, लेकिन मुझे जल्द से जल्द असली दोषी चाहिए। राजकुमार विजय मुखिया और बिरजू की ओर देखकर बोला, मुझे कनकवती के पास ले चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कुछ ही देर में राजकुमार विजय मुखिया और बिरजू के साथ किशन के घर के सामने खड़ा हुआ था। बिरजू ने राजकुमार विजय को घर के अंदर जाने का इशारा कर दिया और वो खुद बाहर ठहर गया। घर के अंदर कनकवती चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी। राजकुमार विजय धीरे से उसके पास आकर बोले, मेरा नाम राजकुमार विजय है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कनकवती है। किशन और सीता तुम्हारे दूर के रिश्तेदार थे, आखिर तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता था? किशन और सीता मेरे कोई नहीं लगते थे। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? सीधे सीधे कहो। कुछ दिनों पहले मैं किशन और सीता से तालाब के किनारे मिली थी। वो मुझे अपने घर ले आए और अपनी बेटी की तरह रखने लगे। लेकिन कल जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि उनकी लाशें मेरे सामने पड़ी थी। ये सुनकर विजय हक्का बक्का रह गया। लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि मैंने उनकी हत्या की है। अब आप ही बताइए, जिन लोगों ने मुझे बेटी की तरह रखा, मैं उनकी हत्या कैसे कर सकती हूँ? लेकिन यहाँ के निवासियों का कहना है कि तुम किशन और सीता की दूर की रिश्तेदार हो। दरअसल सीता और किशन ने मेरा सच छुपाया था। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ के लोगों को पता चले कि मैं कौन हूँ। वो मुझे जंगल से लेकर आए थे। तुम जंगल में क्या कर रही थी? मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या तुम्हें वो तालाब याद है जहाँ तुम सीता और किशन से मिली थी? हाँ, मुझे याद है। ठीक है, मुझे वहां ले चलो, मैं खुद उस जगह को देखना चाहता हूँ। कुछ देर बाद वो दोनों जंगल की ओर चल दिए। जंगल पहुंचकर कनकवती ने एक तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं यहीं पर बैठी थी जब किशन और सीता मेरे पास आए थे। मुझे सच में नहीं पता कि मैं इस जंगल में कैसे आई। विजय एक पत्थर पर बैठकर गहरी सोच में गुम हो गया। उसे ये मामला बहुत विचित्र लग रहा था। तभी अचानक अंधेरा घिर आया और तेज हवाएं चलने लगी। कनकवती के लंबे बाल अचानक बढ़ने लगे और उसकी आंखों में भयावह चमक आ गई। ये देखकर विजय डरते हुए बोला, इसका मतलब वो लोग सही कह रहे थे। अगले ही पल कनकवती का चेहरा विकृत होने लगा और वो एक भयानक रूप में बदल गई। वो राजकुमार विजय को घूरने लगी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। विजय भयभीत होकर पीछे हटने लगा। तभी अचानक एक साधु प्रकट हो गए और वो जोर से चिल्लाते हुए बोले, पीछे हट जाओ राजकुमार विजय, नहीं तो इस श्रापित स्त्री से तुम बच नहीं पाओगे। इतना बोलकर साधु ने अपनी झोली से भस्म निकालकर कनकवती के विकृत शरीर पर फेंक दी। कनकवती चीखते हुए कुछ ही क्षणों में बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर फिर से सामान्य हो गया। तभी राजकुमार विजय साधु से बोला, साधु महाराज, अगर आप समय पर नहीं आते तो ये मुझे मार देती। मैंने लोगों की बातें नजरअंदाज की, लेकिन ये वास्तव में एक पिशाचिनी है। ये स्त्री एक श्रापित स्त्री है, ना कि कोई पिशाचिनी। श्रापित और पिशाचिनी में बहुत अंतर होता है और इसका ये श्राप टूट सकता है। ये स्त्री आखिर है कौन और कहाँ से आई है, और ये श्रापित कैसे है? ये कौन है और यहाँ कैसे आई, ये इसे खुद ही याद आएगा। जब याद आएगा तभी सच्चाई सामने आएगी। तुम्हें खुद ये सच्चाई पता लगानी होगी। हरियालीपुर के भविष्य के राजा तुम हो और तुम्हें अभी से अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखना होगा। अब आप ही बताइए, इस स्त्री का श्राप कैसे टूट सकता है? यहां से कुछ दूर एक पर्वतमाला है। वहां एक अग्नि पुष्प उगता है जो रात के अंधेरे में एक झील के किनारे लाल किरणों से जगमगाता है। परंतु याद रखना, उसे पाना आसान नहीं होगा। कुछ ही देर में राजकुमार विजय घने जंगलों और उबड़ खाबड़ चट्टानों से होते हुए पर्वतमाला की ओर बढ़ रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, बस पेड़ों के झूमने की आवाज आ रही थी। उसके हाथ में मशाल थी जिसकी रोशनी अंधेरे को थोड़ा छांट रही थी। ये रास्ता जितना कठिन लग रहा था उससे कहीं ज्यादा डरावना है। मुझे हर हाल में वो अग्नि पुष्प लाना ही होगा। कुछ ही देर में वो झील के किनारे पहुंच गया।
झील की सतह पर लाल रोशनी झिलमिला रही थी। सामने एक चट्टान पर चमकता हुआ अग्नि पुष्प लहरा रहा था, लेकिन जैसे ही विजय ने उसे तोड़ने के लिए कदम बढ़ाया, तभी झील से एक भयंकर आकृति वाला जल राक्षस सामने आ गया। ये अग्नि पुष्प सिर्फ मेरे राज्य और सिर्फ मेरी झील में उगता है। कोई इसे ऐसे नहीं ले सकता। अगर तुम इसे चाहते हो तो पहले मुझसे युद्ध करके दिखाओ। मैं ये पुष्प लेकर ही जाऊंगा, मुझे इसकी जरूरत है, मैं हार नहीं मानूंगा। जल राक्षस ने झील का पानी घुमाकर एक बड़ा भवंडर बना दिया, जिससे तेज लहरें उठने लगीं और अपने लंबे नुकीले हाथों से विजय पर वार करने लगा। लेकिन राजकुमार विजय तेजी से झुक गए। उसने अपनी तलवार से जल राक्षस के हाथ पर वार कर दिया, पर पानी से बने शरीर पर तलवार बेअसर रही। तभी विजय ने सोचा, अग्नि ही इस राक्षस को हरा सकती थी। विजय ने जल्दी से मशाल उठाई, जो अभी बुझी नहीं थी। उसने मशाल को जल राक्षस की ओर फेंक दिया। जैसे ही आग उसके शरीर से टकरा गई, जल राक्षस दर्द से चिल्लाने लगा और धीरे धीरे धुएं में बदल गया। अब रास्ता साफ था। विजय ने आगे बढ़कर झील किनारे लगे अग्नि पुष्प को तोड़ लिया। जैसे ही उसने पुष्प को हाथ में ले लिया, वो चमकने लगा और उसमें से हल्की हल्की गर्मी महसूस होने लगी। अब मुझे ये पुष्प लेकर साधु महाराज के पास जाना होगा। विजय चारों ओर देखते हुए तेजी से पर्वत चढ़ने लगा, ताकि सूरज निकलने से पहले वो वापस लौट सके। चारों ओर घना अंधेरा फैला था और ठंडी हवा बह रही थी। विजय तेजी से तालाब के पास पहुंच गया, लेकिन तालाब के किनारे साधु कहीं नहीं थे। अब ये साधु महाराज कहाँ चले गए? तभी उसकी नजर कनकवती पर पड़ी। वो बेहोश पड़ी थी और उसके पास एक विचित्र दिखने वाला तांत्रिक बैठा मंत्र पढ़ रहा था। तांत्रिक की आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा रहस्यमयी था। कौन हो तुम? तांत्रिक खड़ा होकर विजय की तरफ घूरते हुए बोला। तेरा काल हूं मैं। विजय के चेहरे पर गुस्सा छलक उठा। उसने तलवार निकाली और बोला, तुम कनकवती के पास कौन से मंत्र पढ़ रहे थे? मूर्ख, कनकवती को मैंने ही अपने तांत्रिक मंत्रों के श्राप में बांधा था। वो मेरे इशारों पर नाच रही थी और निर्दोष लोगों को मार रही थी। विजय की आंखों में क्रोध भलक उठा, लेकिन तभी तांत्रिक ने एक रहस्यमय मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक विजय को लगा जैसे उसका शरीर जलने लगा हो। वो दर्द से करा उठा। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो ये तांत्रिक मुझे जिंदा जला देगा। विजय ने मन की गति से तांत्रिक के शरीर पर वार कर दिया। तांत्रिक चीखते हुए जमीन पर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। विजय तेजी से कनकवती की ओर बढ़ गया, लेकिन तभी उसके कानों में एक तेज गरजती हुई आवाज टकराई। रुक जाओ विजय, क्यों अपनी मौत को समय से पहले बुलाना चाहते हो? विजय चौंक कर पीछे देखने लगा। राजा विक्रमादित्य मंत्री श्यामनाथ के साथ खड़े थे। मुखिया और बिरजू भी उनके पीछे खड़े कांप रहे थे। पिताश्री आप? राजा विक्रमादित्य ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुखिया और बिरजू ने सब कुछ बता दिया है। तुम कनकवती से पूछताछ कर रहे थे और कनकवती का चेहरा अचानक भयावह हो गया। विजय कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन मंत्री श्यामनाथ बीच में बोल पड़े। महाराज, हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। कनकवती को महल ले चलिए और उसे जिंदा जला दीजिए। पिशाचिनी को जिंदा जलाना ही उचित है। राजा विक्रमादित्य ने सैनिकों की ओर देखकर कहा, महल में ले चलो इसे। विजय आगे बढ़कर कुछ कहने की कोशिश करने लगा, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कुछ ही देर में वे सभी महल में खड़े हुए थे। महल के विशाल कक्ष में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर कठोरता झलक रही थी। सामने बेहोश पड़ी कनकवती धीरे धीरे होश में आकर आश्चर्य से सबकी ओर देखने लगी। मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ना आपने मेरी बात सुनी और ना पिताजी। बकवास मत करो राजकुमार विजय, सच बताओ, क्या ये झूठ है कि जब तुम इसे तालाब के किनारे ले गए थे तब ये भयानक रूप में परिवर्तित हो गई थी? क्या बिरजू और मुखिया झूठ बोल रहे थे? पिताजी, वो सच बोल रहे थे, लेकिन आगे की कहानी आप नहीं जानते। हमें आगे की कहानी सुनने में कोई रुचि नहीं। हमें बस ये पता है कि कनकवती एक पिशाचनी है और इसकी छाया तुम पर पड़ चुकी है। इसे मारना अत्यंत आवश्यक है। राजा विक्रमादित्य इससे आगे कुछ और बोल ही पाते कि तभी राजकुमारी अंबिका वहां आ पहुंची। अंबिका की नजर जैसे ही कनकवती पर पड़ी, उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। लगता है मैं गलत समय पर आ गई। नहीं नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं है राजकुमारी। ये कौन है? बस इतना जान लीजिए राजकुमारी कि ये एक पिशाचिनी है और महाराज इसे जिंदा जलाने वाले हैं। मैं अक्सर जंगलों में शिकार करती हूँ और इस तरह के पिशाचनी से मेरा सामना होता रहता है। अगर आप अनुमति दें तो मैं स्वयं इसे जिंदा जलाना चाहती हूँ। तुम्हारी ये निडरता हमें बहुत पसंद आई। अब चाहे राजकुमार विजय माने या ना माने, हम तुम्हारा विवाह अपने पुत्र से अवश्य कराएंगे। बस कीजिए, मैं इतने समय से आप सबको बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते। कनकवती पिशाचनी है या नहीं, इसका खुलासा स्वयं कनकवती करेगी। इतना बोलकर राजकुमार विजय ने अपनी जेब से एक अद्भुत अग्निपुष्प निकाल लिया। अग्निपुष्प को देखते ही अंबिका और मंत्री श्यामनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके चेहरे पर भय झलकने लगा। राजकुमार विजय ने बिना समय गवाए अग्निपुष्प को कनकवती के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही पुष्प उसके शरीर से टकराया, रंग बिरंगी आभा उसके चारों ओर फैल गई और उसकी आंखों में फिर से चेतना लौट आई। महाराज देखिए, यह भयानक रूप में बदल रही है। देर मत कीजिए, इसे तुरंत जिंदा जलवा दीजिए। एक शब्द और मत बोलना मंत्री श्यामनाथ। अब मुझे सब कुछ याद आ चुका है। मैं कोई पिशाचनी नहीं हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं महाराज, मैं पिशाचनी नहीं हूँ। मैं मगध साम्राज्य की राजकुमारी कनकवती हूँ। ये सुनकर राजा विक्रमादित्य और राजकुमार विजय चौंक गए। ये तुम क्या कह रही हो? मगध साम्राज्य की राजकुमारी तो अंबिका है। अंबिका राजकुमारी नहीं है, बल्कि मैं हूँ। कुछ दिन पहले मंत्री श्यामनाथ हमारे महल आए थे और उन्होंने मेरे पिता से कहा कि राजकुमार विजय मुझसे विवाह करना चाहते हैं और विवाह करने से पहले वो मुझे एक बार मिलना चाहते हैं। मेरे पिता ने मुझे मंत्री के साथ भेज दिया, लेकिन मंत्री मुझे जंगल के एक खंडर में ले गए। जब मैंने पूछा कि हम वहां क्यों जाएं, तो उन्होंने बहाना बनाया कि रात अधिक हो गई है और खंडर में हम सुरक्षित रहेंगे। तभी वहां पर अंबिका आई और अचानक उसका चेहरा डरावना हो गया। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही वहां एक तांत्रिक आ गया, जिसने अपने जादू से मुझे बेहोश कर दिया। जब जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को तालाब के किनारे पाया और मेरी सारी याददाश्त जा चुकी थी। ये सुनकर राजा विक्रमादित्य हक्के बक्के रह गए। तभी अंबिका का चेहरा बदलने लगा। मूर्ख राजा, ये सच कह रही है। अब जबकि सच्चाई सामने आ ही गई है तो सुन लो। पिशाचिनी मैं हूं। मैं चाहती थी कि तुम्हारा पुत्र मुझसे विवाह करे, ताकि मैं रानी बनकर अपनी इच्छा अनुसार सभी को मारकर खा सकूं। तभी मंत्री श्यामनाथ जोर से हंसने लगे। ये सही कह रही है महाराज। मैं आपसे सीधे युद्ध करके स्वयं राजा नहीं बन सकता था, तो मैंने काली शक्तियों का सहारा लिया। तो ये सब तुम्हारा किया धरा था? हाँ महाराज, मैं सीधा तुम पर हमला नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने एक तांत्रिक को अपनी योजना में शामिल किया और मगध साम्राज्य के राजा के पास झूठा प्रस्ताव लेकर उसकी पुत्री कनकवती को जंगल में लेकर आ गया। तांत्रिक ने कनकवती को श्रापित कर दिया और मैंने आपको अंबिका को मगध साम्राज्य की राजकुमारी बताया, जो कि एक पिशाचिनी है, क्योंकि मैं जानता था ना आपने कनकवती को देखा है, ना राजकुमार विजय ने। समझ गया। तो इसका मतलब ये है, जिस तांत्रिक को मैंने मारा था वो तुम्हारा साथी था? हाँ, मेरा साथी था, लेकिन अब वो मेरे किसी काम का नहीं रहा था, क्योंकि मेरा काम तो पिशाचिनी अंबिका कर सकती थी। सोचा था तुम सबके अंत बड़े ही धैर्य से करूंगा, परंतु परिस्थितियां बदल चुकी हैं। लगता है अब तुम सबका अंत करना ही पड़ेगा। राजकुमार विजय, राजा विक्रमादित्य और कनकवती को खत्म कर दो। मंत्री श्यामनाथ ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के बीच वही साधु प्रकट हो गया। उसकी आंखों में क्रोध था। साधु ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और देखते ही देखते मंत्री श्यामनाथ और अंबिका जलकर भस्म हो गए। सच्चाई सामने आ चुकी है कनकवती, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें अपनी पुत्रवधू बनाऊंगा। राजकुमार विजय और राजकुमारी कनकवती एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे। इंडिया टून की ये कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सप्ताह नई कहानी के साथ।